दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं वही पुराने टॉपिक्स भारतीय राजनीति के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, खाद्य संकट आदि के बारे में जाना था। इन सब चीजों के बारे में जानने के बाद अब हमारी बारी है कि भी सन 1947 में जब से देश आजाद हुआ तब से चुनाव जो हुए थे वो 1952 में पहली बार हुए थे। 1952 से लेकर 1966 तक, यानी कि जब हरित क्रांति हुई थी तब तक और उसके बाद तक क्या इंडियन पॉलिटिक्स रही है उसको जानने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सन 1952 के बाद क्या हुआ था। तो देखिए, 1952 में हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने देखा भी था कि सन 1952 में चुनाव होते हैं पहली बार। 1952 फरवरी 1952 में चुनाव होते हैं। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, उभर कर आती है और चुनाव जीत जाती है। चुनाव जीतती है कौन सी पार्टी? कांग्रेस। मतलब 1952 का चुनाव 1952 से ये चुनाव चला था 1957 तक और इसमें प्रधानमंत्री थे JL नेहरू। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 1952 से 1957 तक ये जो चुनाव हुए थे इसमें एक साथ दो चुनाव हुए थे। दो चुनाव कैसे? पहला चुनाव हुआ था लोकसभा का और दूसरा चुनाव हुआ था विधानसभा का। दोनों चुनाव एक साथ में हुए थे और दोनों चुनावों का रिजल्ट भी एक साथ में आया था। तो कांग्रेस पार्टी जो थी वो लोकसभा में भी और विधानसभाओं में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। और अगर हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ मद्रास की अगर बात करें तो सन 1952-57 के चुनाव में सिर्फ मद्रास में कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। बाकी के सभी राज्यों में हम लोग देखें तो कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, अब इसके बाद अगला चुनाव आता है और अगले चुनावों में भी किसकी सरकार बनती है? कांग्रेस की सरकार बनती है। तो हम इसको थोड़ा सा तेजी से लेते हैं क्योंकि बीच में कुछ देखने लायक है नहीं। एक चीज है देखने लायक, सन 1962 के बाद वो आएगी, वो है 1957 से 1962 के जब चुनाव होते हैं तो 1900 तभी JL नेहरू ही बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। पर 1962 में एक युद्ध होता है जिसको हम लोग इंडो चाइना वॉर कहते हैं। इंडो चाइना वॉर में इंडिया हार जाता है और चाइना जो है वो एक तरफा सीज फायर कर देता है। और ये भी कहा जाता है कि जब 1964 में JL नेहरू की मौत हुई थी तो ये मौत उन्हें किसी और बीमारी से नहीं हुई थी, वो इसी चीज का सदमा लगा था कि 1962 में भारत चाइना से हार गया था। उसके हार के बहुत सारे कारण हैं, वो हम अलग से युद्धों वाले सेशन में देखेंगे। तो देखिए, 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था जिसमें इंडिया हार गया था। हार के बहुत सारे कारण थे। एक कारण तो यही था कि जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री थे, उस समय के जो रक्षा मंत्री थे वो देश में ही नहीं थे। प्रधानमंत्री भी काठमांडू गए हुए थे, नेपाल गए हुए थे। तो इस तरीके से कोई भी देश में नहीं था और जो सेना थी वो भी एकजुट नहीं थी और कई सारे कारण थे, वो हम आगे की इंडो चाइना वॉर वाली वीडियो में देखेंगे। तो 1962 में ये हुआ था। इसके बाद अगर बात करें तो 1962 में फिर चुनाव होते हैं, फिर JL नेहरू जी चुनकर आ जाते हैं। सन 1962 में फिर चुनाव होते हैं और 1967 के लिए चुनकर आते हैं JL नेहरू। बट JL नेहरू पूरे 1967 तक नहीं रह पाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। और उनकी मौत के बाद एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर यानी कि कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं गुलजारीलाल नंदा। तो गुलजारीलाल नंदा बनाए जाते हैं और वो कुछ दिनों के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद उनकी मौत के बाद जो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ तो नहीं कह सकते पर सबसे जो लोकप्रिय और नेहरू जी के मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे लाल बहादुर शास्त्री, वो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं और वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। वो थे लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं और लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है। तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तो 1965 में भारत पाक युद्ध हो जाता है, इंडो पाक वॉर, जिसमें भारत एक तरफा मतलब UNO के हस्तक्षेप से
भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो जाता है, और ताशकंद, उस समय का उज्बेकिस्तान, मतलब वर्तमान का उज्बेकिस्तान, उस समय का सोवियत संघ जो था, उसमें आता था कौन, ताशकंद। तो ताशकंद में हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, वो उस समय समझौते के लिए गए हुए थे, और पाकिस्तान के जो जनरल थे, जनरल अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री, दोनों के बीच में समझौता हुआ था, और उसके समझौते के बाद ही विवादास्पद तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी ताशकंद में। तो इनकी मौत 1965 में हो गई थी, और इंदिरा गांधी उसके बाद प्रधानमंत्री बनाई गई थी। तो इसके बाद मुख्य राजनीति चालू होती है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री को जब प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो प्रधानमंत्री बनने के उस समय मुख्यतः दो दावेदार आ रहे थे। पहले थे लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। पर उस समय मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया और लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। और जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनाई जाती है। पर इंदिरा गांधी के टाइम पे भी जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो मोरारजी देसाई, फिर इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के मध्य में कटुता आ जाती है, क्योंकि मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता है। इंदिरा गांधी को यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ था, वो था सिंडिकेट का। किसका था? सिंडिकेट। अब ये सिंडिकेट कौन थे? वो हुआ सिंडिकेट। तो सिंडिकेट कांग्रेस के उस समय के सबसे बड़े नेता माने जाते थे, यानी कि दक्षिण और पूर्व के ये वे नेता थे जिनका कांग्रेस में बहुत ज्यादा दबदबा था, बहुत ज्यादा इनकी लोग मानते थे कांग्रेस में उन्हें, और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। इसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज भी आते थे, और भी कई सारे दक्षिण के नेता थे जो इसमें आते थे। और जब इंदिरा गांधी को, लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात आई, तो इंदिरा गांधी तो के कामराज को भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार माना जाने लगा, जो कि उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखो, सिंडिकेट जो थे वो कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता थे, जिनका कांग्रेस में बहुत दबदबा था, और जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही वो कांग्रेस में, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि गुप्त रूप से या अपने शक्ति के दम पे कांग्रेस में अपना दबदबा बनाए हुए थे, बिना किसी पॉलिटिकल पावर की। मतलब प्रधानमंत्री को सीधा उनको रिपोर्ट करनी होती थी, ऐसी उनकी पावर होती थी। तो देखो, 1962 से 67 के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि पहले शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं, और शास्त्री जी के बाद इंदिरा जी प्रधानमंत्री बन जाती है। देखिए, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे सिंडिकेट का हाथ माना जाता है, और सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। इसकी भी कई वजह मानी जाती है, क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय, इंदिरा गांधी के पास बहुत सारी चीजें थी। पहला कि भाई इंदिरा गांधी के पास ये विरासत थी कि वो नेहरू जी की बेटी है, और उसके पास पॉलिटिकल करियर भी कुछ नहीं था, क्योंकि इंदिरा गांधी जो थी वो शास्त्री मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी। ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी के पास कोई भी उन्होंने बहुत बड़ा पद नहीं संभाला था। तो सिंडिकेट को आशा थी कि भाई अगर इंदिरा गांधी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो वो हम लोगों से पूछ कर ही काम करेगी। कोई भी निर्णय लेना होगा तो हम उसमें भागीदारी करेंगे, और अप्रत्यक्ष रूप से जो शासन की बागडोर है वो हमारे हाथ में ही रहेगी। तो इंदिरा गांधी को इसी सोच की वजह से सिंडिकेट ने अपना प्रधानमंत्री पद दे दिया था। पर इंदिरा गांधी तो कुछ और ही सोच कर आई थी। तो 1965 में हम लोग जानते हैं भाई इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। 2 साल तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहती हैं, और 2 साल में उन्होंने बहुत सारे काम कर दिए। कौन सारे काम कर दिए? मतलब बहुत सारे क्या काम कर दिए उन्होंने ये काम किया कि भाई 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की बात उन्होंने कही। किसकी कही? भाई 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना है, यानी कि जो 14 बैंक थे वो प्राइवेट थे, और उन बैंकों को सरकारी बनाना था। क्योंकि जो बैंक थे उस समय वो सिर्फ और सिर्फ शहरों में खुलते थे, गांवों में बैंक नहीं खुलते थे, क्योंकि गांवों में लोग बैंकों में बैंक जो थे प्राइवेट बैंक, उन्हें कोई भी लाभ गांव से नहीं मिलता था। तो बैंकों को सरकारी किया गया ताकि हर गांव तक बैंक पहुंच सके। इसके बाद प्रीवी पर्स जो था, प्रीवी पर्स एक तरीके की पेंशन कह सकते हैं, और कुछ अधिकार थे जो राजे रजवाड़ों को दिए गए थे। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनसे हस्ताक्षर करवाए थे विलय पत्र पर, तो उनके प्रीवी पर्स पर भी हस्ताक्षर करवाए गए थे। उसमें कुछ अधिकार उनको राजे रजवाड़ों को दिए गए थे कि भाई उनके पास जो पुराने उनके पैलेस हैं, उनके महल हैं, वो उनके पास ही रहेंगे। उन्हें सरकार की तरफ से कुछ पेंशन भी दी जाएगी। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई इतने साल तक हम पेंशन देते हुए आए हैं, और इंदिरा गांधी ने इसे समाप्त करने की बात कही। प्रीवी पर्स को समाप्त करने की बात कही, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की बात कही। पर ये बातें 1962 से 67 के बीच में सिर्फ की गई थी। इन पर कोई भी निर्णय, स्ट्रिक्ट निर्णय नहीं लिया गया था। और जब सिंडिकेट को ये लगा कि भाई इंदिरा गांधी ने तो इतने खतरनाक निर्णय ले लिए, ये तो बहुत खतरनाक निर्णय इंदिरा गांधी ने लिए थे,
तो भाई कहीं ये हमारे हाथ से छूटे ना। तो इंदिरा गांधी ने भाई कि इनको बांध कर रखने के लिए कि भाई इनको हम किसी भी तरीके से भाग नहीं जाए या हमारे कंट्रोल में रहे, यानी कि हमारी बात माने। तो इंदिरा गांधी से कहा, पर इंदिरा गांधी ने सिंडी कैंट की एक भी नहीं सुनी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो को कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।